बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आपका ई क्लास में खैर मक़दम है। मैं यमरुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेल्लारी। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले एक मर्तबा इल्म की दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलो बच्चों, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। 15वीं सदी ईस्वी में यूरोपीय ममालिक हिंदुस्तान आए, जैसे पुर्तगाल, डच, फ्रांस, अंग्रेज़। आपको नक्शे में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ किस मकसद के लिए आए थे? बताओ बच्चों, अंग्रेज़ हिंदुस्तान में किस मकसद के लिए आए थे? बिल्कुल सही बच्चों, तिजारत की गर्ज से वो आए थे। तो बताओ बच्चों, क्या अंग्रेज हिंदुस्तान में सिर्फ तिजारत ही की? जी नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान पर कब्जा करने लगे। बिल्कुल सही बच्चों। वो हिंदुस्तान पर किस तरह कब्जा करने लगे? वो हिंदुस्तान पर किस तरह कब्जा करने लगे? बिल्कुल सही बच्चों, वो नई पॉलिसियों और जंगों के जरिए कब्जा करने लगे। बच्चों, जंग किसे कहते हैं? आपको यहाँ पर पिक्चर में नजर आ रहा है जंग का किस तरह से फील्ड रहती है, बैटल किस तरह से होती है। तो बताओ बच्चों, जंग किसे कहते हैं? बिल्कुल सही बच्चों, जंग से मुराद दो ग्रोहों के दरमियान यानी कि दो ग्रुप के दरमियान किसी खास मकसद के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई को जंग कहते हैं। तो बताओ बच्चों, हिंदुस्तान से अंग्रेज को बाहर निकालने के लिए कौन सी जंग लड़ी गई थी? हाँ, बिल्कुल सही बच्चों, हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी 1857। तो आज का हमारा सबक है बच्चों, हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी 1857। तो इस बाब में दर्ज झैल नुकात हम मालूम करेंगे। पहला जो है, पहली जंग आज़ादी की वजूहात क्या हैं, बगावत के फौरी वजूहात क्या हैं, बगावत की तौसी और इसकी नौयत क्या है, और बगावत की नाकामी और इसके असरात आज हम इस सबक में जानेंगे। तो हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत को यानी कि अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत को फैलाने की गर्ज से अंग्रेज़ों ने अहदे माउनत और उसूल बाज़गश्त नाफिज किए गए। उसूल बाज़गश्त यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहा जाता है। इन क़वानीन की वजह से कई हिंदुस्तानी इलाके अंग्रेज़ी इक़्तिदार के ताबे हो गए, यानी कि अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ गए। तो इसका नतीजा हिंदुस्तानियों की गहरी मायूसी में बदल गया। तो वो अंग्रेज़ी नज़्म नस्क से भी गैर मुतमईन थे, यानी कि अंग्रेज़ों के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उसमें लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, मुतमईन नहीं थे। यही अदम इत्मीनान 1857 सन ईस्वी की बगावत में अहम सबब की हैसियत से उभरा। तो आपको यहाँ पे पिक्चर में नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ हिंदुस्तानियों ने इसे आज़ादी की पहली जंग करार दिया गया। तो अंग्रेजी मौरखीन ने, हिस्टोरियंस ने क्या कहते हैं यहाँ पर? सिपाहियों की गदर करार दिया गया। तो चलो बच्चों, अब हम सियासी असबाब की तरफ चलते हैं, यानी कि 1857 सन ईस्वी के जंग के जो असबाब हैं उसमें पहला सबब जो था सियासी असबाब था। तो सियासी असबाब को हम आज जानेंगे। पहला जो है उसूल बाज़गश्त। उसूल बाज़गश्त यानी कि जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। उसूल बाज़ की पॉलिसी में कंडीशंस क्या थे? जिस किसी के पास नरीना औलाद ना हो तो उसकी सारी प्रॉपर्टी
अंग्रेज़ों को दे देना पड़ता था। तो ये रहा सियासी असबाब का पहला पॉइंट। तो बहुत से हुकूमतें अपने हुकूक से महरूम हो गए, यानी कि अपने पौर से निकल गए, और सतारा, जयपुर, झांसी, दूसरी रियासतें अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ गई, जो आपको नक्शे में यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो पहले ही राउंड ऑफ किया हुआ है। डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक की सल्तनतों के नवाबों के हुकूक छीन लिए गए। यहाँ पे आपको नक्शे में दिख रहा है, देखो बच्चों, जो राउंड ऑफ ग्रीन कलर में नजर आ रहा है आपको। और उसके साथ साथ मुगल सुल्तान, औध के नवाब और दूसरे हुक्मरान शाहाना एजाज और मरातिब से खारिज कर दिए गए, यानी कि उनके पौर से उनको निकाल दिया गया। बतौर नतीजा यहाँ पर हजारों सिपाही जो इन हुक्मरानों पर मुनहसिर थे, इन जो भी बादशाहों के पास डिपेंडेंट थे, वो सारे के सारे क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 सन ईस्वी के एहतजाज का ये एक बड़ा सबब था। अब यहाँ तक हमारे सियासी असबाब हुए हैं। अब हम देखते हैं मौशी असबाब क्या क्या हैं। इंग्लैंड में सन्नती इनकलाब की वजह से हिंदुस्तानी दस्तकारी और घरेलू सन्नतों को काबिल लिहाज नुकसान उठाना पड़ा, यानी कि हिंदुस्तान की जो भी दस्तकारी और घरेलू सन्नतें थी, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। इंग्लैंड तो खुद एक ताजिर मुल्क था, यानी कि ट्रेडिंग कंट्री था, मगर सन्नतों का कारगा भी बन बैठा। तो यहाँ पे आपको नक्शे में इंग्लैंड नजर आ रहा है, जो राउंड ऑफ किया हुआ है, काले ब्लैक कलर में राउंड ऑफ किया गया है। तो उसके साथ साथ एक पिक्चर भी आपको नजर आ रहा है, जो इंग्लैंड में पारचा बाफी की सन्नत यहाँ पे है। हिंदुस्तानी फनदान बेरोजगार हो गए, जो भी स्किल जान रहे थे वो सारे के सारे बेरोजगार हो गए। पहले पारजा बाफी और ऊन की सन्नतें कमजोर हो गईं, यानी कि बर्बाद हो गईं, और लोगों का रोजगार छीन लिया गया। कैसे छीन लिया गया? तो यहाँ पे पारचा बाफी की सन्नत और ऊन की सन्नत कमजोर हो गई, बंद हो गई। तो इस वजह से लोगों का रोजगार क्या हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया, छीन लिया गया। घरेलू सन्नतों को भी काफी नुकसान पहुंचा, बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। पहले लोग घरों में ही क्या करते थे, सन्नतें, यानी कि कपड़े बुनने की सन्नतें हुआ करती थी। इन सारी सन्नतों को भी नुकसान उठाना पड़ा। अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी अशिया को इंग्लैंड में फरोख्त पर भारी टैक्स लगाया गया। जो भी टैक्स दे रहे थे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स है ना रखा गया था। अगर से कोई ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि तिजारत कर रहे हैं, तो उस पर है ना ज्यादा टैक्स रखा गया था। जमींदारी निज़ाम की वजह से भी जमींदार जो हुकूमत और किसानों के दरमियान दलाल का काम, यानी कि ब्रोकर का काम, कमीशन एजेंट का रोल जो निभा रहे थे, अदा कर रहे थे, तो किसानों का यहाँ पर इस्तेहसाल हो गया, जुल्म हो गया, एक्सप्लॉयटेशन है ना यहाँ पर करने लगे थे किसानों के ऊपर। ताल्लुकों को लगान की वसूली का जो हक दिया गया था, वो फिर वापस है ना ले लिया गया। एक इनाम कमीशन का तकर्रुर भी किया गया, और तमाम इनामी जमींदार अतिया जो भी गिफ्ट दिया गया था, वो सब क्या कर दिए गए, वापस ले लिया गया। तो इसकी वजह से किसानों ने बड़ी तौहीन, बहुत ही इंसल्ट महसूस की, और इन्हें कई मौशी मसाइल सहना पड़ा। किनको? किसानों को बहुत ज़्यादा मुआशी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी किसानों की, तो यहाँ पर बहुत ही इंसल्ट महसूस करते हैं किसान। उसके साथ साथ जो है, इस चीज़ ने भी हुकूमत के खिलाफ किसानों की बगावत की राह हमवार की। तो यहाँ तक हमारा सियासी और उसके साथ साथ इकोनॉमिक असबाब ख़त्म हो चुके हैं। अब हम इंतज़ामी असबाब को चलेंगे।
अंग्रेज़ों ने नए दीवानी और ताज़ीरी कानून नाफिज किए, यानी कि क्या है, सिविल और क्रिमिनल लॉ को लाया गया। अदालतों में अंग्रेजी जबान थी। अंग्रेजी जबान कहाँ पर थी? अदालतों में सिर्फ अंग्रेजी जबान चल रही थी। अंग्रेज जज अंग्रेजों की तरफदारी कर रहे थे। अंग्रेज सिर्फ अंग्रेजों की तरफदारी कर रहे थे, बल्कि हिंदुस्तानियों की तरफदारी वो नहीं कर रहे थे। नए कानून आम लोगों की समझ से बाहर थे। नए नए लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस जो है लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ तक हमारे इंतज़ामी असबाब ख़त्म हुए हैं। अब फौजी असबाब को हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे आपको पिक्चर में फौजों का फौज यानी कि हिंदुस्तानी फौज कैसी थी बताया गया है। बरतानी फौज में हिंदुस्तानी सिपाहियों की हालत बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही तशवीशनाक, बहुत ही पैथेटिक है क्या थी, बहुत ही ख़तरनाक थी। रुतबा हो, तनख्वाहें हो, तरक्की के मौके हो, अंग्रेजी सिपाहियों को ही हासिल थे, हिंदुस्तानियों को वो नहीं दे रहे थे। 1/8वां हिस्सा है ना हिंदुस्तानियों को तनख्वाहों के तौर पर दे रहे थे। रुतबा, हाई पोजीशन है ना सिर्फ अंग्रेजों को ही दिया जाता था। हिंदुस्तानी सिपाही इस सारे चीज़ों से महरूम थे। हिंदुस्तानी सिपाहियों को बैरूनी ममालिक में खिदमत के लिए समंदर पार करने पर मजबूर भी किया गया। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं फौरी असबाब। सिपाहियों को कई एक नई राइफल, यहाँ पे पिक्चर पे दिखाई दे रहा है आपको, एक नई राइफल जिसे राइफल एनफील्ड दी गई। तो अफवाह उड़ गई कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी से मुड़े गए हैं। ये कारतूस जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कारतूस जो है गाय और सूअर की चर्बी से मुड़े गए थे। हिंदुओं के नजदीक गाय मुक़द्दस थी, तो मुसलमानों के नजदीक जो है यहाँ पे मुसलमानों के नजदीक सूअर हराम था। तो ये वाकया बगावत का फौरी सबब बना। यहाँ पर जब अंग्रेज अहदेदारों ने यानी कि जो भी ऑफिसर्स थे, इन्होंने हिंदुस्तानी सिपाहियों को अपने दांतों से सेफ्टी कैच हटाने यानी कि चीर कर निकालने का हुक्म दिया गया, तो सिपाहियों ने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिए गए और आला अहदेदारों के खिलाफ बगावत भी कर दी। तो इस मौके पर मंगल पांडे नामी, जो आपको पिक्चर में नजर आ रहा है यहाँ पर मंगल पांडे की तस्वीर, एक हिंदुस्तानी सिपाही ने एक अंग्रेजी अहदेदार का कत्ल कर दिया। कत्ल करते ही बाद में इसको गिरफ्तार कर दिया गया, यानी कि मंगल पांडे को गिरफ्तार कर दिया गया और मंगल पांडे पर मुकदमा भी चलाया गया और इसे फांसी दे दी गई। मेरठ यानी कि आपको यहाँ पे नक्शे में नजर आ रहा है, देखो बच्चों, जो पिंक कलर में है यहाँ पे सफेद कलर में नजर आ रहा है, तो वहां पे मेरठ है। मेरठ अंग्रेजों का एक ताकतवर फौजी अड्डा था। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी सिपाहियों को चर्बी के कारतूस इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, तो सिपाहियों ने इन अहकाम की तामील से इनकार कर दिया। हम लोग आपके हुक्म को नहीं मानेंगे, इस कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे कहा गया। मगर इन सिपाहियों को क्या कर दिए गए? गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार इसके नतीजे में मेरठ में भी गदर शुरू हुई। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने जेल पर धावा बोलकर अपने सिपाहियों को छुड़ा लिया। छुड़ा लेने के बाद ये एक चिंगारी थी जिसने जंग आजादी का शोले को हवा दी। मेरठ से सिपाहियों का एक गिरोह दिल्ली पहुंचा। मेरठ यहाँ पर नक्शे में नजर आ रहा है, देखो बच्चों, दिल्ली के करीब है। मेरठ से सिपाहियों का एक गिरोह जो है दिल्ली पहुंचा। दिल्ली भी करीब में ही है, मेरठ के करीब में है, नक्शे में साफ नजर आ रहा है आपको। तो इन्होंने लाल किला को घेर लिया। लाल किला भी आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। लाल किले को कब्जा कर लिया, घेर लिया गया और मुगल बादशाह बहादुर शाह दुआम को
शहंशाह हिंदुस्तान होने का ऐलान किया गया। आपको तस्वीर में शहंशाह की तस्वीर भी नज़र आ रही है यहाँ पर पिक्चर में। तो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात से एहतजाज सिपाहियों की रैली दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंचते पहुंचते नतीजे के तौर पर ये एहतजाज जो है शिद्दत इख्तियार कर गया, यानी कि आगे और ज़्यादा है ना यहाँ पर बढ़ते गई, यानी कि बगावत और ज़्यादा शिद्दत से है ना चलती गई। तो कानपुर में भी नक्शे में नज़र आ रहा है आपको, कानपुर लखनऊ के करीब में है। कानपुर में नाना साहेब ने बगावत की। नाना साहेब की सपोर्ट जो है तांतिया तोपे करते हैं। यहाँ पर तस्वीर में आपको नाना साहेब की तस्वीर नज़र आ रही है। लखनऊ में मैप में देखो बच्चों, लखनऊ जो राउंड ऑफ किया गया है, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने बगावत की, मगर वो भी क्या हो गई, नाकाम हो गई। तस्वीर में बेगम हजरत महल आपको साफली दिखाई दे रहा है। झांसी की रानी जो उसूले बाज़गश्त से नाराज थी, यानी कि झांसी जो है आपको पिक्चर 2 मैप्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो राउंड ऑफ किया गया है ग्रीन कलर में है, वहाँ पे झांसी है। झांसी की रानी जो है उसूले बाज़गश्त से नाराज थी। उसूले बाज़गश्त क्या था, यानी कि जिस किसी के पास नरीना औलाद ना हो, बॉय बेबी ना हो, तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी क्या कर देना है, अंग्रेजों के हवाले कर देना पड़ता था। तो इस वजह से रानी झांसी जो है गुस्सा हो जाती है, गजबनाक हो जाती है, इसलिए नाराज होकर अंग्रेजों से जंग लड़ने का ऐलान करती है। इसने अपने पालक बेटे को अपने पीठ पर बांधकर जंग में लड़ाई लड़ती है, और लड़ाई लड़ने के बावजूद इसने ग्वालियर भी है ना कब्जा किया, जो नक्शे में यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्वालियर। तो ये बहुत ही बहादुर थी, मगर जब दोबारा लड़ाई का आगाज हुआ तो रानी ने अपनी जान कुर्बान कर दी। आज भी आज़ादी की जिद्दोजहद की तारीख में जो है रानी को बहुत ही फ़ख्र और फ़ख्रिया मकाम हासिल है। बहुत ही बहादुरी से उन्होंने जंगे मैदान में लड़ाई थी। तो यहाँ तक हम लोगों ने बगावत के असबाब पढ़े हैं। अब बगावत के नाकामी के असबाब पढ़ेंगे। बगावत के नाकामी के असबाब क्या क्या हैं बोलकर देखेंगे। ये तहरीक तमाम मुल्क में नहीं फैली, जो आपको नक्शे में नज़र आ रहा है, जो नॉर्थ इंडिया में सिर्फ उतनी ही प्लेस में क्या है, यह बगावत फैली। इस जिद्दोजहद का मकसद मुल्क की आज़ादी से कहीं ज़्यादा चंद एक के मुफादात का, यानी कि अपने पर्सनली जो है बचाव करना था, यानी कि हिंदुस्तान के बचाव से ज़्यादा अपनी बचाव का यहाँ पे था। तो उसके साथ साथ अंग्रेजी फौज में इत्तेहाद और हिंदुस्तानी सिपाहियों में इसकी कमी ने इसे नाकाम से दो चार कर दिया। अंग्रेज़ों में जिस तरह से यूनिटी थी, हिंदुस्तानियों में यूनिटी नहीं थी। हिंदुस्तानी सिपाहियों में एक यूनिटी, यानी कि जिसे इत्तेहाद जो बोलते हैं, एक नहीं था। ना मुनासिब रहनुमाई थी, ना कोई क़ियादत थी, ना कोई ऐसा लीडर था जिसको है क्या हम लोगों को सपोर्ट कर सके, गाइडेंस दे सके। ऐसा हिंदुस्तानी सिपाहियों में कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, कोई लीडर नहीं था। जिस तरह से अंग्रेज़ों में लीडर थे, उस तरह से हिंदुस्तानी सिपाहियों में लीडर नहीं थे। सिपाही जो है लूट मार की वजह से जो है लोगों का इन पर एतमाद, भरोसा जो है टूट गया। अब यहाँ तक जो है हम लोग बगावत के नाकामी के असबाब पढ़े हैं। अब बगावत के असरात पढ़ेंगे। बगावत के असरात क्या हैं बोलकर, आज़ादी की इस जिद्दोजहद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नज़्म व नस्क को ठप कर दिया था। सारा नज़्म व नस्क, सारा इंतज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंग्लिस्तान की मलिका को मुंतकिल कर दिया गया। जो आपको पिक्चर में मलिका जो है इंग्लिस्तान की मलिका नज़र आ रही है यहाँ पर। इंतज़ामी जिम्मेदारी बरतानवी पार्लियामेंट में सेक्रेटरी ऑफ इंडियन ऑफिसर्स के हवाले की गई, यानी कि इंतज़ामी जिम्मेदारी बरतानवी पार्लियामेंट में सेक्रेटरी ऑफ इंडियन ऑफिसर्स के हवाले की गई।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने देसी हुक्मरानों से जो भी मुआहदे किए थे, जो भी अग्रीमेंट किए थे, वो बरकरार रखे गए। इलाकाई तोसी मंसूबे भी हैं तर्क कर दिए गए, निकाल दिए गए। हिंदुस्तानियों के लिए एक मुस्तहकम हुकूमत फराहम किया जाना करार पाया। यहाँ पर कानून के तहत हुकूमत मसावत पर कारबंद रहेगी, ये भी है ना कहा गया। हुकूमत मजहबी मामलात में दखल नहीं देगी, यानी कि कोई भी रिलीजियस मैटर क्यों ना हो उसमें हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, बोलकर ये अंग्रेजों का वादा था। अंग्रेजों ने ये हकीकत ये महसूस किया कि हिंदुस्तानी अवाम के सहारे, भरोसे और एतमाद के बगैर पुरामन हुकूमत कायम नहीं कर सकते। जब तक हिंदुस्तानियों का सपोर्ट नहीं रहता तो तब तक हमें यहाँ पर एक अच्छी हुकूमत कायम नहीं कर सकते। ये जो है अंग्रेजों ने महसूस किया था। यहाँ हमारा सबक मुकम्मिल होता है। अब मैं आपको चंद सवालात करूँगी बच्चों, जो भी मैं डिस्कस करी हूँ आज के लेसन में उसके मुताबिक सवालात करूँगी, आपको जवाब देना है। तो चलो बच्चों पहले सवाल की तरफ चलते हैं। 1857 सन ईस्वी की बगावत में सियासी अवामिल जिम्मेदार थे, कैसे? बिल्कुल सही बच्चों, उसूले बाज़गश्त जो पहले ही मैं आपको बताई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहा जाता है, इसकी वजह से कई हुकूमतें अपने हुकूक से महरूम हो गए। नवाब हुक्मरान शाहाना एजाज व मरातिब से खारिज हो गए। नवाबों के हुकूक छीन लिए गए, उनके पावर को निकाल दिया गया। सिपाही बेरोजगार हो गए। ये थे सियासी अवामिल। इसके दूसरा सवाल मैं आपको पूछती हूँ बच्चों, हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी के मुआशी असबाब क्या हैं? बयान करो मुआशी असबाब। जी सही बच्चों, बिल्कुल सही कहा आपने। इंग्लैंड में सन्नती इनकलाब की वजह से हिंदुस्तानी दस्तकारी और घरेलू सन्नतों को काबिल लिहाज नुकसान उठाना पड़ा। इंग्लैंड तो खुद एक ताजिर मुल्क था, सनतों का कारगाह बन बैठा। हिंदुस्तानी फनदान बेरोजगार हो गए। पहले पारचा बाफी और ऊन की सन्नतें कमजोर हुई और लोगों का रोजगार छीन लिया गया, अनएम्प्लॉयड हो गए यहाँ पे औरतें। ये थे मुआशी असबाब। और थोड़े पॉइंट्स बच्चों, घरेलू सन्नतों को भी काफी नुकसान पहुंचा। अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी अशिया को इंग्लैंड फरोख्त पर भारी टैक्स लगाया गया और जमींदारी निज़ाम की वजह से जमींदार जो हुकूमत और किसानों के दरमियान दलाल यानी कि कमीशन एजेंट का रोल अदा कर रहे थे, तो किसानों का इस्तेहसाल करने लगे, किसानों पर एक्सप्लॉयटेशन करने लगे। तालुकों को लगान की वसूली का जो हक दिया गया था वो फिर वापस ले लिया गया। ये एक इनाम कमीशन का तकर्रुर किया गया था और तमाम इनामी जमींदार जमीनों यानी अतियात को वापस ले लिया गया। इसकी वजह से किसानों ने बहुत बड़ी तौहीन इंसल्ट महसूस की और इन्हें कई मुआशी मसाइल सहना पड़ा। इस चीज़ ने भी हुकूमत के खिलाफ किसानों की बगावत की राह जो है हमवार की। अंग्रेजी फौज में हिंदुस्तान, तीसरा सवाल बच्चों, अंग्रेजी फौज में हिंदुस्तानी सिपाहियों की हालत बहुत ही अफसोसनाक थी। वाजा कीजिए, ऐसा सवाल आता है आपको 3 मार्क्स के लिए। अंग्रेजी फौज में हिंदुस्तानी सिपाहियों की हालत बहुत ही अफसोसनाक थी। तो हिंदुस्तानी सिपाही रुतबा, तनख्वाहें, तरक्की के मौके से महरूम थे। हिंदुस्तानी सिपाही मजहबी जज्बात से महरूम थे। बैरूनी ममालिक में खिदमात के लिए समंदर पार करने पर मजबूर किया गया। तो चौथा सवाल बच्चों, 1857 की बगावत के इंतजामी असबाब लिखिए। ये भी आपको 3 मार्क्स के लिए आता है बच्चों। अंग्रेजों ने नए दीवानी और ताजीरी कानून नाफिज किए, यानी कि सिविल और क्रिमिनल लॉ को लाया गया। अंग्रेजी अदालतों की जबान बन गई थी। अंग्रेजी अदालतों में
अंग्रेजी जबान थी, अंग्रेजी जज अंग्रेजों की तरफदारी कर रहे थे, नए कानून आम लोगों की समझ से बाहर थे। तो हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी फौरी असबाब क्या हैं बताओ बच्चों। हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी के फौरी असबाब, सिपाहियों को एक नई राइफल एनफील्ड दी गई, अफवाह उड़ गई कि इन कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से मुड़े गए हैं। हिंदुस्तान के नज़दीक गाय मुक़द्दस थी तो मुसलमानों के नज़दीक सूअर हराम था। ये वाक़या बगावत का फौरी सबब बना। जब अंग्रेजी अहदेदारों ने हिंदुस्तानी सिपाहियों को अपने दांतों से सेफ्टी कैच हटाने का हुक्म दिया तो सिपाहियों ने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया और अपने आला अहदेदारों के खिलाफ बगावत कर दी। मंगल पांडे को क्यों फांसी दे दी गई बच्चों? ये आपको 2 मार्क्स के लिए आता है इंशाल्लाह। मंगल पांडे जो है एक हिंदुस्तानी सिपाही ने अंग्रेजी अहदेदार को यानी कि अंग्रेजी ऑफिसर को कत्ल कर दिया। बाद में गिरफ्तार करके इस पर मुकदमा चलाया गया और इसे फांसी दे दी गई। तो झांसी की रानी का रोल हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी में अहम रोल था। कैसे? बिल्कुल सही बच्चों, झांसी की रानी जो उसूले बाज़गश से नाराज थी, इसने अपने पालक बेटे को अपने पीठ से बांधकर जंग में लड़ाई लड़ी। इसने ग्वालियर पर कब्जा भी कर लिया, मगर जब वो दोबारा लड़ाई का आगाज हुआ तो रानी ने अपनी जान कुर्बान कर दी। आज भी आज़ादी की जिद्दोजहद की तारीख में रानी को फखरिया मकाम हासिल है। मेरठ से सिपाहियों का एक गिरोह दिल्ली पहुंचकर क्या ऐलान किया, यह भी आपको सवाल पूछ सकता है बच्चों। मेरठ से सिपाहियों का एक गिरोह दिल्ली पहुंचकर ये ऐलान किया कि दिल्ली पहुंचा और इन्होंने लाल किले को घेर लिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह दुवम को शहंशाह हिंदुस्तान होने का ऐलान कर दिया। यहाँ पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात से एहतजाज सिपाहियों की रैली दिल्ली पहुंचने लगे और नतीजे के तौर पर यह एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। 9वां सवाल बच्चों, हिंदुस्तान की पहले जंग आज़ादी के नाकामी के क्या असबाब थे? जवाब है, ये तहरीक मुल्क के चंद हिस्सों में फैली थी, ना मुनासिब रहनुमाई थी, ना क़ियादत थी, ना सिपाहियों में इत्तेहाद था, नज़्म व ज़ब्त की कमी थी, कोई सही मुक़द्दस नहीं था, मकसद नहीं था। यहाँ पे हिंदुस्तानी हुक्मरान अंग्रेजों के मातहत थे। सिपाहियों को लूट मार की वजह से भी लोगों का एतमाद बाकी ना रहा। 10वां ये आखिरी सवाल बच्चों आपके लिए, हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी के बगावत के असरात क्या हुए? जवाब है, आज़ादी की जिद्दोजहद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नज़्म व नस्क को ठप कर दिया। सारा नज़्म व नस्क इंग्लिस्तान की मालिका को मुंतकिल कर दिया गया और इंतजामी जिम्मेदारी बरतानी पार्लियामेंट में सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ऑफिसर्स के हवाले की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देसी हुक्मरान से जो मुआहदे किए थे वो बरकरार रखे गए, इलाकाई तोसी मंसूबे भी तर्क किए गए और हिंदुस्तानियों के लिए मुस्तहकिम हुकूमत यानी कि करेक्ट हुकूमत कायम फराहम किया जाना करार पाया और कानून के तहत जो है हुकूमत मसावत पर कारबंद रहेगी। हुकूमत जो है मजहबी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी। चलो बच्चों, अब आप होमवर्क ले लीजिए। पहली जंग आज़ादी के असबाब क्या हैं, आपको इस सारे पॉइंट्स में लिखना है। तो बगावत की नाकामी के असबाब भी आपको इसी तरह से लिखना है, उसी तरह से बगावत के असरात भी लिखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम आज का सबक समझ में आया होगा। खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाहु खैरा, हैव अ नाइस डे।